एक बार फिर से आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज से आप भूगोल वैकल्पिक विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी प्रारंभ करेंगे। किसी भी सेक्शन को प्रारंभ करने के पहले, जैसा कि मैं अब तक पाठ्यक्रम के बारे में बेसिक डिस्कशन करता हूँ, यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार आप किसी भी टॉपिक को तैयार करेंगे, किस क्रम में तैयार करेंगे, उसे तैयार करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भूगोल वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी प्रारंभ करने के पहले केवल आपको यह समझना आवश्यक नहीं है कि आप किस प्रकार सेकंड पेपर के किसी खास सेक्शन को तैयार करेंगे, बल्कि साथ में आपको यह देखना है कि भारत के भूगोल का अध्ययन करते समय आप कैसे सामान्य अध्ययन के अन्य सेक्शन या सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलेंगे। क्योंकि जब आप भारत के भूगोल तैयार कर रहे हैं और उसके सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भूगोल के सेकंड पेपर में दिया गया ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आपको सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तैयार नहीं करना चाहिए। कह सकते हैं कि सेकंड पेपर की तैयारी करते समय आप 100% जीएस की तैयारी करेंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को तैयार करता है तो वहाँ उसे केवल भूगोल विषय का अध्ययन नहीं करना होता है, बल्कि वहाँ उसे अन्य विषयों की भी तैयारी करनी होती है। और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले सभी अभ्यर्थियों का वैकल्पिक विषय भूगोल नहीं होता है, इसलिए उन्हें भी यह जानकारी नहीं होती है कि वास्तव में भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना होता है। तो एक तरफ वैसे लोग होते हैं जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय नहीं होने के कारण उन्हें वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होती है, और दूसरी तरफ समान अध्ययन की तैयारी कराने वाले बहुत ऐसे टीचर होते हैं जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय या भूगोल विषय से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, यानी उन्हें भी भूगोल वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए वैसे लोगों को शायद यह समझा पाना या उन लोगों को यह बात समझ में आ जाना थोड़ा सा कठिन होगा कि भूगोल वैकल्पिक विषय तैयार करते समय कौन कौन से टॉपिक को किस लेवल तक तैयार करना होता है, क्योंकि आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है और इसे आपको केवल तैयार मुख्य परीक्षा में 500 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए ही नहीं करना है, बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि भूगोल वैकल्पिक विषय के साथ सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करनी है, निबंध की भी तैयारी करनी है, और सामान्य अध्ययन की तैयारी करते समय आपको पीटी में क्वालिफाई करने के साथ मेंस में भी अच्छे नंबर लाने हैं। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे तो वहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित जो विषय है उसकी तो समझ होनी ही चाहिए, साथ में जो आपका वैकल्पिक विषय है उसको आपने कितना बेहतर ढंग से तैयार किया है, यह भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहेगा कि आपने वैकल्पिक विषय का चयन तो किया, लेकिन क्या सोचकर किया। हालांकि मैं पहले भी यह आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि भूगोल वैकल्पिक विषय का अगर आप चयन कर रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी इस विषय के साथ करेंगे और भूगोल वैकल्पिक विषय को केंद्र बिंदु में रखकर आप सामान्य अध्ययन के सेक्शन को तैयार करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी की रणनीति उन लोगों से अलग होनी चाहिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। आपको उन लोगों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए जिनको यह मालूम ही नहीं है या जानकारी ही नहीं है
कि भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार करते समय कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ऑफलाइन क्लास का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर जब मैं सेक्शन को डिस्कस करता हूँ तो डिस्कशन करने के दौरान जो है बहुत जगह पर मैं ये कहता हूँ कि यह टॉपिक आपको जीएस तैयार करते समय इकोनॉमी में पढ़ना है, यह टॉपिक आपको जीएस तैयार करते समय पॉलिटी में तैयार करना है, इसे आपको इतिहास में पढ़ना है। इस कारण से कई स्टूडेंट यह मान लेते हैं कि भारत के भूगोल को डिस्कस करते समय मैं बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देता हूँ, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आप अगर किसी विषय को तैयार कर रहे हैं और उसके साथ उन विषयों की भी तैयारी कर रहे हैं जिसका अध्ययन करना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या आप किसी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करें, आपको इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों को पढ़ना ही होगा। इन्हें तैयार किए बिना पीटी ही नहीं क्वालिफाई करेंगे। इसलिए ऑफलाइन क्लास में तो मैं टाइम टू टाइम ये हिंट करते चलता हूँ और स्टूडेंट वहाँ पर जो जागरूक होते हैं वो आकर डिस्कस भी करते हैं, बताते हैं कि हाँ, हमने इस विषय को, हिस्ट्री को यहाँ ज्योग्राफी से लिंक करने का कोशिश किया। यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अगर मैं आपको भारत के भूगोल के टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करूँगा तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको न केवल उसका अन्य विषय से जो लिंक है उसे क्लियर करता चलूँगा, बल्कि जहाँ तक संभव होगा मैं उसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे दूँगा, जिससे कि आप जीएस को पढ़ते समय अपने ऑप्शनल को उससे रिलेट कर सकें। मेरा यह मानना है कि अगर आप तैयारी प्रारंभ करते हैं तो तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी को तैयार करना, एक ऐसी रणनीति बनाना जिससे आप न केवल अपने वैकल्पिक विषय को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें, बल्कि वैकल्पिक विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी आसानी से कर सकें। और उसे ही ध्यान में रखते हुए आज के डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सोचिएगा, सोचने के बाद अगर समझ में आ जाएगा तो उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि इन इन बातों को ध्यान में रखकर हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ अदर सेक्शन या सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, अब तक जो हम लोगों ने कोर्स के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस किया है उसमें कोर्स सिलेबस, यानी आप कह सकते हैं सिलेबस को यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, लेकिन हमने कहा था कि आप पूरे सिलेबस को 4 सेक्शन में बांट लीजिएगा, जिसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हमने जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान के टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। और मैं यह मान कर चलता हूँ कि इस सेक्शन पर आपकी एक बेसिक समझ हो गई होगी। आप इस सेक्शन से संबंधित अपना एक सिनॉप्सिस तैयार कर चुके होंगे, मतलब एक आपका अपना भी एक नोट्स होगा। उसके बाद यूनिट 2 में हमने आपको मॉडल थ्योरीज एंड लॉ, यानी मानव भूगोल में मॉडल सिद्धांत एवं नियम के साथ मानव भूगोल में संदर्श, ये दोनों ही सेक्शन को डिस्कस किया है। और डिस्कशन के दौरान ही हमने समझाने का भी प्रयास किया है कि यह एक ऐसा सेक्शन है जो फिलोसॉफिकल है, थ्योरेटिकल है, इसलिए इस पर अपना एक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर नोट्स बना लीजिएगा। और जितनी बार आप नोट्स रिवाइज कीजिएगा उतना ही जो है इस सेक्शन पर आपकी समझ बेहतर होती जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जिसका सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम से डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन जब इसे आप इधर अप्लाई करेंगे या जब आप इसे इधर अप्लाई करेंगे या आप इसे इधर अप्लाई करेंगे तो इस सेक्शन पर आपकी समझ और बेहतर होती जाएगी।
और यूनिट 2 में जो एक सेक्शन है वह पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इस सेक्शन को जब आप भारत का भूगोल तैयार कर लेंगे तो अंत में इसे कवर करना है। और जैसा कि पहले भी हमने आपको इसके बारे में हिंट दिया था कि इस सेक्शन का संबंध पॉलिटी और आईआर से है। पॉलिटी से कम, आईआर से अधिक है, यानी इसके अधिकांश टॉपिक आईआर से संबंधित हैं। इसलिए जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी करते समय पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के सिलेबस को साथ में रखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और आईआर को एक साथ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 3, अब जिस पर हमें फोकस करना है वह है यूनिट 3 और यूनिट 4, जिसमें मुख्य रूप से हमें ऑप्शनल के सेकंड पेपर को तैयार करना है। सेकंड पेपर को तैयार करना है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक यहाँ पर है और फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक यहाँ पर है, बायो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। इसे भी मैंने डिस्कस कर दिया है। यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में 5 टॉपिक को प्रिपेयर करना है, जिसमें 5 टॉपिक के अधिकांश चैप्टर को मैंने समझाने का प्रयास किया, उसके इंटरलिंकिंग को डेवलप कराने का प्रयास किया और साथ में यह भी आपको वहाँ क्लियर कर दिया था कि इसे ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो अब जिस पर हमें फोकस करना है कि सेकंड पेपर को तैयार करते समय हमें भारत का प्रादेशिक अध्ययन करना है। भारत का मानचित्रों की सहायता से अध्ययन करते समय फिजिकल एस्पेक्ट, भारत संसाधन के अंतर्गत आने वाले चैप्टर में खनिज संसाधन और खनिज संसाधन के साथ भारत उद्योग इंडस्ट्री और वहीं ऊर्जा संसाधन के साथ ट्रांसपोर्ट परिवहन और कल्चरल एस्पेक्ट सांस्कृतिक विन्यास जैसे टॉपिक को मैप की सहायता से आप तैयार कर सकते हैं। यानी इस पर मैप बेस्ड स्टडी को ज़्यादा महत्व देना है। उसके बाद यूनिट 4 जो है उसमें इश्यूज बेस्ड टॉपिक होंगे, जिसे तैयार करने के लिए आपके पास पहले से जैव और पर्यावरण भूगोल की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इसे ध्यान में रखते हुए हमें जल संसाधन, कृषि, जनसंख्या और बस्ती भूगोल के सेक्शन को तैयार करना है। और अंततः जो है ये सभी टॉपिक जाकर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में कवर होगा। तो ये तो सिर्फ अभी आपके सामने एक बेसिक फ्रेम है। जब तक आप एक एक सेक्शन को नहीं प्रिपेयर करेंगे तो क्लैरिटी नहीं होगी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अब आने वाले अधिकांश टॉपिक या लेक्चर्स भूगोल वैकल्पिक विषय के सेकंड पेपर से ही संबंधित होगा। और भूगोल वैकल्पिक विषय के सेकंड पेपर के सिलेबस को देखने के पहले आपको फिर से एक बार अपने सामान्य अध्ययन के सिलेबस को देख लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन के सिलेबस को तैयार करके ही आप पीटी क्वालिफाई करेंगे। और जब आप भारत का भूगोल तैयार कर रहे हैं तो पूरी तरह से आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप सिलेबस में देखेंगे और पीटी के सिलेबस को देखेंगे तो पहले भी हमने बताया कि यहाँ पर है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। एक लाइन में जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप समझ सकते हैं कि भूगोल वैकल्पिक विषय में सेकंड पेपर का संबंध भारत के भूगोल से, यानी उसमें भारत के भूगोल का अध्ययन करना है। और फर्स्ट पेपर में कहीं विश्व का भूगोल नहीं बल्कि प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल दिया हुआ है। तो जब आप भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो आप तो ऑप्शनल में भारत के भूगोल को तैयार कर ही रहे हैं। तो कम से कम उस समय यूपीएससी आपसे कह रही है कि भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए आपको भूगोल की समझ होनी चाहिए, भूगोल की समझ होनी चाहिए। तो भूगोल को तैयार करने के साथ, इसके साथ अगर आप हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के बाद
अगर आप पॉलिटी को तैयार कर रहे हैं तो पॉलिटी को तैयार करने से जो सेकंड पेपर में एक सेक्शन है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। और इन तीनों को प्रिपेयर करने के बाद अगर आप आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आ रहे हैं, जिसमें यानी इकोनॉमी जिसे कहते हैं, तो अगर यह सेक्शन तैयार करके यहाँ आ रहे इकोनॉमी, तो सीधी सी बात है कि आप जब इसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो आप जो सेकंड पेपर के टॉपिक को तैयार करेंगे तो उसका यहाँ रिवीजन होगा और उसका इकोनॉमी से कैसे लिंक डेवलप बनेगा यानी वो भी क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आप ऑलरेडी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक को तैयार कर चुके हैं। अब उसी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक को आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसा पहले भी मैंने बताया कि इस सेक्शन के लिए किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मौलिक समझ है तो समझ के आधार पर आपको भारत के भूगोल का अध्ययन करते समय भी कहीं ना कहीं भौगोलिक मुद्दों का विश्लेषण करना है। तो ज्योग्राफिकल स्टडीज या भौगोलिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए आपके पास पहले से जो समझ है वो कहीं ना कहीं यहाँ यूज में लाना है। और सोचिए ये सब सेक्शन के साथ सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एक अलग टॉपिक जो दिया गया है, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि जब आप भौतिक भूगोल तैयार कर रहे हैं तो उस समय भौतिक भूगोल को तैयार करते समय यानी भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के साथ जैव और पर्यावरण भूगोल को तैयार करते समय आप जनरल साइंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जहाँ भौतिक भूगोल को तैयार करते समय आपको जनरल साइंस को तैयार करना था, अब यहाँ भारत का भूगोल तैयार करते समय आपको इतिहास, इकोनॉमी को प्रिपेयर करना है। इतिहास, इकोनॉमी और पॉलिटी को, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपका पहले से मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रिपेयर करने के बाद ही, यानी आप इस सेक्शन को कवर करने के बाद ही आप इधर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस है। तो इमेजिन कीजिए कि अब जिस सेक्शन को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सेक्शन के साथ आप यदि अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी को एक तरफ प्रिपेयर करना है और ज्योग्राफी कवर होने के साथ फिर इकोनॉमी पे आना है, और भारत के भूगोल की तैयारी प्रारंभ करने के पहले यह देख लेना है कि भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के साथ जैव और पर्यावरण भूगोल तैयार है या नहीं है, यानी उसका पहले से आपने अध्ययन कर लिया है कि नहीं। तैयारी कभी समाप्त नहीं होती है। बस क्या होता है, किसी भी आप टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसकी जो एक समझ होती है वो उस पर अगर आपकी अपनी समझ बनती है तो कहीं ना कहीं वो आने वाले टॉपिक को तैयार करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोचिए कि आपने कैसा स्ट्रैटेजी बनाई कि हिस्ट्री, पॉलिटी एक तरफ है और पहले से प्रिपेयर क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, साथ में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, और जीएस का कौन सा सेक्शन, जनरल साइंस। अब आपके सामने टारगेट क्या है कि हमें फोकस करना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और साथ में इकोनॉमी पर जो डायरेक्ट लिंक है, और पैरेलल में तैयारी किसकी करनी, हिस्ट्री और पॉलिटी की। तो आपका मैक्सिमम सेक्शन कवर हो जाएगा। और यही अगर मेंस के सिलेबस को देखिएगा तो मेंस के सिलेबस में यहाँ तक जो स्टार्टिंग का सिलेबस है ये सभी अगर हिस्ट्री का सिलेबस है, तो लास्ट में जहाँ से इंडियन सोसाइटी दिया हुआ है वहाँ पर भारत की विविधता, डाइवर्सिटी इंडिया। तो अगर आपने मानव भूगोल के संदर्भ टॉपिक को तैयार करते समय क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन किया है तो वहाँ आपको यह जानने का मौका मिला होगा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते समय यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न कैसे है। और इस संदर्भ में हार्टस्ट्रोन ने क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को दी थी, यानी हार्टस्ट्रोन ने यह समझाने का प्रयास किया था कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली
क्षेत्रीय विभिन्नता को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट होता है। लेकिन हैटनर ने कहा कि हमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने के साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि एक ही क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है उसके अंदर किस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसे डाइवर्सिटी कहते हैं। इस संदर्भ में आपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जब अध्ययन किया था तो हम बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन किया था, जैव विविधता का। तो भारत की सीमा के अंदर जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं उनमें जो डिफरेंस है उसे हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यह भारतीय समाज की विविधता है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी यहाँ मेंशन करती भारतीय समाज की विविधता, बल्कि कह रही है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, भारत की समाज की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए पहले से आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, इतिहास जानना होगा। और उसके बाद हमें इतिहास को जानने के साथ भारत की विविधता को समझना होगा कि भारत जो है प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे जो है अपने सीमा के अंदर ही डाइवर्सिटी के साथ है, यानी इसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब सोचिए फर्स्ट पेपर में, उसके बाद ध्यान दीजिए भारत की विविधता का अध्ययन करते समय हमें जनसंख्या और गरीबी और इस शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षा उपाय, जो आगे अभी सिलेबस में मिलेगा, इसे हमें भूगोल में हम सामाजिक भूगोल कहते हैं। तो जब हम भारत की विविधता का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा करते समय भारत में रहने वाले लोगों की जनांकीय, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा करते समय हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए, बाकी सबको मैं कह रहा हूं कि यहाँ से छोड़ दीजिए, इस जगह पे ये समाजशास्त्र का टॉपिक है, लेकिन यहाँ आएंगे तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जो आप कवर कर चुके हैं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र उद्योगों के जिम्मेदार कारक। तो जब आप भारत का अध्ययन करेंगे तो उसी समय विश्व के संसाधनों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि भूगोल वैकल्पिक विषय में आपको फोकस करना है भारत के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को निर्धारित करने वाले कारक, जो अगर ये सामाजिक भूगोल से संबंधित है तो ये आर्थिक भूगोल से। और उसके बाद जो यहाँ टॉपिक दिया गया, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात एक्सेट्रा जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, तो ये सभी टॉपिक किससे संबंधित है? ये संबंधित है भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के साथ भारत में समकालिक मुद्दे से। सोचिए फर्स्ट पेपर मेंस के फर्स्ट पेपर में 60% पार्ट अगर हम हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी को लें तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी तो आप यहाँ तैयार कर ही रहे हैं, साथ में सोसाइटी के भी बहुत सारे टॉपिक को अब यहाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को तैयार करते समय आपको कवर करना है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो फर्स्ट पेपर का मामला यहाँ से है। तो सेकंड पेपर का अगर देखेंगे तो सेकंड पेपर में कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग के जो ये 3 टॉपिक हैं ये कोर इकोनॉमिक्स है, लेकिन जैसे आप आएंगे मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं कृषि सिंचाई प्रणाली, ये इसके लिए आपको एग्रीकल्चर की समझ होनी चाहिए जो आपको तैयार करना है। देखिए कृषि उत्पाद, ये जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक अगर कहा जाए कोर इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसके बाद ये कोर इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। लेकिन यहीं पर जैसे आप आएंगे भारत में भूमि सुधार, उसके बाद अगर आएंगे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे यानी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, ये भी किसके ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। तो अगर आप थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो सभी आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में है। और ज्योग्राफी के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो ये सब टॉपिक जो लिखा गया है यहाँ पर 1 या 2 लाइन में लिखा गया, वहाँ इसको इलाबरेट करके यानी स्पष्ट कर दिया गया कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो आप आर्थिक भूगोल को तैयार करेंगे उसकी सहायता से आप यानी उसकी तैयारी से आप जीएस के थर्ड पेपर के
इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। यानी यहाँ क्या क्लियर हो रहा है, इस सेक्शन से आप कह सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अपने ऑप्शनल में तैयार कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो आपका ये सेक्शन 3rd पेपर का कवर होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब तैयार कर रहे हैं, जैसा पहले बताया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं, यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी के बाद ये तो आंतरिक बाह्य सुरक्षा है। तो इस जगह पर अगर आते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आपदा प्रबंधन है, यह सेक्शन। तो जब आप भारत का भूगोल तैयार कर रहे हैं और भारत की समकालिक मुद्दों को भी तैयार करें, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, वहाँ से कवर होगा। और इनके साथ साथ मतलब इसके साथ क्या आप कवर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, तो बस इतना ही। फिर से मैं एक प्रकार से आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी यह नहीं भूलिएगा कि आप जिस भी विषय को तैयार कर रहे हैं, उसे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना, अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना, बेहतर रैंक लाना। और इसके लिए जितनी बार हो सके सिलेबस को देखते रहिए। जब भी किसी सेक्शन को स्टार्ट कीजिए तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आखिरकार उस सेक्शन का सिलेबस से क्या संबंध है। केवल अपने ऑप्शनल के सिलेबस पर ही नहीं, बल्कि जीएस के सिलेबस को भी साथ में रखकर चलिए और हमेशा अपने टॉपिक को सिलेबस से रिलेट करते हुए आगे बढ़िए। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे आपका 1st पेपर और 3rd पेपर तैयार हो सकता है। अगर इसके साथ साथ आप 1st पेपर में हिस्ट्री और 3rd पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर पैरेलल लेकर चल रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपका 500 मार्क्स की तरफ तो तैयारी चल ही रही है, साथ में 500 नंबर इधर भी तो कवर हो रहा है, क्योंकि 1st पेपर 500 मार्क्स 250 नंबर का, 2nd पेपर 250 नंबर का। इस अप्रोच से चलना है। अभी आगे आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर से मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग भारत के भूगोल के सेक्शन को स्टार्ट करने के साथ, इस सेक्शन को स्टार्ट करने के साथ मैप रीडिंग का कार्य प्रारंभ करेंगे। पहले मैप की सहायता से, यानी मानचित्रों का अध्ययन करते हुए भारत के इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को समझने का कोशिश करेंगे। और जब आप मैप रीडिंग करेंगे तो एक प्रकार से मान लीजिए कि आप जीएस पीटी को भी तैयार कर रहे हैं, और यही नहीं, जो 2nd पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन मैप पर आता है लोकेशन पर, उसका भी एक बेस बनता जाएगा। तैयारी कंप्लीट नहीं होगा, एक आधार बनेगा। मैप रीडिंग करने के बाद फिजिकल एस्पेक्ट, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट, यानी मानचित्रों की सहायता से हमें मुख्य रूप से भारत भौतिक विन्यास, संसाधन, उद्योग, परिवहन और सांस्कृतिक विन्यास के टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है। अगर इसके साथ साथ आप स्ट्रैटेजी क्या बनाए, जब तक ये प्रिपेयर हो रहा है तब तक कम से कम इस सेक्शन को आप एनसीईआरटी से ही तैयार करते चलिए। और वो मैं सेक्शन वाइज आपको बताता जाऊंगा कहाँ किस सेक्शन को कवर करना है। दूसरे नंबर पर देखिए, इन्वायरमेंट ऑलरेडी आपका जो सिलेबस में दिया गया टॉपिक है 1st पेपर में, उसको आपने अभी कवर किया है। उसके बाद यहाँ फोकस करना है इस इन्वायरमेंट को फिर से ध्यान में रखकर आपको कृषि, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के सेक्शन को तैयार करना है, जिससे कि आप आर्थिक एवं सामाजिक विकास और इंडियन सोसाइटी के टॉपिक को कवर कर पाए। यानी 3rd पेपर का ये सेक्शन है और 1st पेपर में जो इंडियन सोसाइटी है, और ये जब कवर कर लेंगे
तब जाकर न्यूज़ में जो भी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज पर आधारित न्यूज़ होते हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, ये इसके अलावा जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ आपको पॉलिटी और आईआर तैयार करना है, वहीं दूसरी तरफ रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ आपको गवर्नमेंट की प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को कवर करना है। तो जो ये इनर सर्किल में दिया गया है वो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, उसे मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। और जो आउटर सर्किल में दिया गया है वो हमारे सिलेबस से बाहर के टॉपिक हैं, जिसको आप कब प्रिपेयर करें, जब आप इस सेक्शन पर जब भी प्रिपेयर करें तो इस सिलेबस को ध्यान में रखकर करें। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, यदि आप सिलेबस पे आइएगा तो थोड़ा सा नोटिस कीजिए। पहले तो समझ जाइए कि जो भारत का भूगोल है सेकंड पेपर, ये 100% जीएस है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें ये वाला टॉपिक आप छोड़ दीजिएगा, जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बस अंतर क्या है कि आप कैसे ये निर्धारित करेंगे कि इनमें से कौन सा टॉपिक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जिस वर्ष भी आप मेंस लिख रहे हैं उसके पहले, यानी पीटी, यानी जो एक वर्ष पहले से लोग पीटी जब देता है तो करंट पढ़ना शुरू करता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी वर्ष मेंस लिख रहे हैं, 2022 में लिख रहे हैं, तो 2022 में अगर आप पीटी दे रहे हैं तो 2021 के करंट को, डेवलपमेंट को आप पढ़ेंगे जीएस के लिए। तो जीएस ने जो आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करते समय जो भी टॉपिक न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार न्यूज में होगा, जिसका इम्पोर्टेंस होगा, वह अगर आपके सिलेबस में है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, ये पहला पार्ट है भारत भौतिक विन्यास। भारत भौतिक विन्यास, इसको समझिए। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास भौतिक भूगोल की समझ होनी चाहिए, यानी जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। तो इसे प्रिपेयर करते समय आप भौतिक भूगोल के सेक्शन को साथ में लेकर चलिएगा, मतलब उसे रिवाइज कीजिएगा और इसे प्रिपेयर कीजिएगा। कह सकते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताओं का आपको यहाँ अध्ययन करना है, और भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते समय आपको कहीं ना कहीं जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उनकी समझ होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो तो बाद की बात है, और अब जब नोटिस कीजिएगा तो बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस भी किए हैं, जैसे कि भारतीय मॉनसून, वर्षा प्रतिरूप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट आपने किया तो फ्लड, ड्राउट, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा के प्रकार, उनका वितरण, ये सब डिस्कस किया गया। उन्हीं आपको यहाँ जो पढ़े हुए हैं उसे फिर से यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करना है, एक अलग पर्सपेक्टिव में तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के सिलेबस को सबसे पहले जो कंपेयर कीजिए वो यह देखिए कि फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक दिए गए उनको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, और सेक्शन ए का नाम दिया गया भौतिक भूगोल, और सेक्शन बी का नाम दिया गया मानव भूगोल। और सेक्शन ए में 5 टॉपिक है और सेक्शन बी में भी इसी प्रकार 5 टॉपिक है। लेकिन वहीं जब आप भारत के भूगोल के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 टॉपिक दिया गया, कोई सेक्शन नहीं बांटा गया। जबकि पुराने सिलेबस को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर भारत के भूगोल को भी पहले पुराने सिलेबस में 2 सेक्शन में बांटा गया था, लेकिन बाद में ऐसा इसलिए किया गया, यानी इसके सेक्शन को हटा दिया गया, क्योंकि 1 से लेकर 10 टॉपिक तक जो आप अलग अलग चैप्टर को या सेक्शन को तैयार करेंगे वह एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है।
और एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण आप कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं का आपको अध्ययन करना है। और भारत की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम भूगोल कहते हैं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं या भौगोलिक विशेषताएं कहते हैं, तो भूगोल तो एक विषय है, लेकिन जब हम कहते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य तो उस समय सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कहाँ की बातें की जा रही हैं, किस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है। क्योंकि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। और जब कहते हैं भौगोलिक विशेषताएं, तो भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते समय हमें भौतिक, आर्थिक और सामाजिक, जिसको सांस्कृतिक भी कहते हैं, सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। तो फर्स्ट टॉपिक दिया गया भारत का भौतिक विन्यास। तो सोचिए, कांट जो थे उन्होंने यह कहा कि भौतिक भूगोल केवल इतिहास का ही आधार नहीं है बल्कि अन्य विषयों का आधार भी है। कांट ने यह कहा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र विशेष की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए भौतिक भूगोल ही भूगोल के अध्ययन का विषय है, यानी भौतिक विशेषताएं ही भूगोल के अध्ययन का विषय है। अब सोचिए, कांट ने यह बातें कब की? तो 18वीं शताब्दी में की। और उसके बाद भी समय के साथ भूगोल के विषय वस्तु स्पष्ट होते गए और अंततः भूगोल एक ऐसे विषय के रूप में इवॉल्व हुआ जिसके आधार पर कहा गया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है? भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का समग्रता के साथ अध्ययन करना है। तो जब कभी भी हम किसी भी विषय का अध्ययन करते समय दो बातों को ध्यान में रखते हैं कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है, तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, और किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण करते समय अगर वहां की भौतिक विशेषताओं को विश्लेषण का आधार बनाते हैं तो कहा जाता है कि हम कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें। दो भूगोल की अपनी जो है मूल विशेषता है जिस कारण से इसकी अपनी एक पहचान है। अब देखिए, इसके बाद अगर सीक्वेंस केवल देखिएगा, इसके बाद दिया हुआ है संसाधन, इसके बाद दिया हुआ कृषि। तो जैसे आप संसाधन की तरफ आ गए तो भौतिक के बाद संसाधन कृषि, संसाधन कृषि के बाद देखिए यहां दिया हुआ है उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार। तो यहां तक का टॉपिक जो है संसाधन से कृषि तक का टॉपिक कौन सा भूगोल हो गया? आर्थिक भूगोल। उसके बाद सांस्कृतिक विन्यास, सांस्कृतिक विन्यास। और उसके बाद देखिए जनसंख्या बस्ती भूगोल, ये फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में सांस्कृतिक विन्यास है और फर्स्ट पेपर में जनसंख्या बस्ती भूगोल है। और सेकंड पेपर में सांस्कृतिक विन्यास के साथ ये बस्ती भूगोल है। तो ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक विन्यास कहें या जनसंख्या बस्ती भूगोल कहें, ये दोनों, इनका संबंध है सामाजिक भूगोल से। तो सिलेबस में जब हम भारत का भौगोलिक अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें भारत की भौतिक विशेषताओं को समझना होगा, फिर उसके बाद भारत की आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करना होगा, उसके बाद हमें भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को भी समझना पड़ेगा। और ऐसा करके अंततः जब हम इनका अध्ययन कर लेते हैं तब आता है कि भारत की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर ही हम इनकी पहचान करेंगे, यानी अलग अलग इसे क्षेत्रीय इकाइयों में बांटेंगे। और क्षेत्रीय इकाइयों में बांटने के लिए ये फर्स्ट पेपर का टॉपिक है प्रादेशिक आयोजन। हमें प्रदेश की संकल्पना की समझ होनी चाहिए। यह टॉपिक जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टॉपिक है मानव भूगोल के संदर्भ में आपने टॉपिक पढ़ा क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक संश्लेषण। तो क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक संश्लेषण का इससे लिंक, यानी उसी पर आधारित टॉपिक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक संश्लेषण को रिवाइज करते हुए आपको प्रदेश की संकल्पना के बारे में अध्ययन करना है, प्रदेशों के प्रकार एवं प्रादेशिकरण की विधियों का अध्ययन करना है।
आप इनके बारे में वृद्धि केंद्र तथा वृद्धि ध्रुव, यह जो है ऑलरेडी आपने इनके बारे में अध्ययन किया है। मॉडल सिद्धांत एवं नियम को तैयार करते समय आपने पेरॉक्स और बॉडीवेले के द्वारा दिए गए विचारों का अध्ययन किया है और उन्होंने विकास ध्रुव विकास केंद्र की संकल्पना को दिया था। फिर से उसे यहाँ लाकर रिवाइज करना है। और प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक विकास कार्यनीतियाँ, ऐसे और सैद्धांतिक टॉपिक या कंसेप्ट पर आधारित नियमों का अध्ययन करते हुए आपको इसे जोड़ना है किससे? सेकंड पेपर के प्रादेशिक विकास और आयोजन से। तो जब आप प्रदेश की संकल्पना, प्रादेशिकरण की विधियां, विकास ध्रुव, विकास केंद्र, इन सबको ध्यान में रखकर भारत में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए, भारत में गरीबी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अगर कोई भी पॉलिसीज की समीक्षा करते हैं या पॉलिसीज के बारे में कहते हैं तो कहा जाता है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में आप विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सेकंड पेपर के जो टॉपिक हैं वो सभी सामान्य अध्ययन के टॉपिक हैं। जब इनको फर्स्ट पेपर के साथ तैयार करेंगे तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तैयार कर रहे हैं, और जब इनको अलग कर देंगे, फर्स्ट पेपर को भूल कर तैयार करेंगे तो आप सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तैयार करें। बस इतना ही डिफरेंस है जीएस और ऑप्शनल के अप्रोच में। जीएस और ऑप्शनल के अप्रोच में ये बेसिक डिफरेंस है। जो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर को तैयार कर रहे हैं उनमें जो है भौतिक भूगोल का अध्ययन, विश्व के भौतिक भूगोल का ही नहीं, सामाजिक भूगोल का भी अध्ययन आपको जीएस में करना होता है। ये अलग बात है कि वहाँ पर लोग सामाजिक भूगोल के टॉपिक को अन्य विषयों में तैयार करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक के सीक्वेंस के बाद अंततः अगर आएंगे तो दिया हुआ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन मुद्दे। तो सेकंड पेपर में 1 से लेकर जो 10 टॉपिक दिया गया और उनका जो सीक्वेंस है उनको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि यूपीएससी इस सिलेबस के माध्यम से आपको क्या कहना चाह रही है। तो चलिए पहले इसके सीक्वेंस को हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ये कह रहा है कि आप अगर भौतिक विन्यास, फिजिकल एस्पेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ सेंटर में रख लीजिए किसका अध्ययन कर रहे हैं? भारत का। तो यदि आप भारत के भौतिक विन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब भारत के स्थल स्वरूपीय, जलवायवीय, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? भारत की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की विशेषताओं को लेकर कहाँ तक डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो मानव समुदाय के आने के पहले इस पृथ्वी पर जो भी क्रिएट हुआ है उसे हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वनस्पति और जीव जंतुओं को जब इन्हीं भौतिक विशेषताओं यानी इन्हीं प्राकृतिक तत्वों का उपयोग, जो नेचर में एलिमेंट है, उनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने लगता है, तो उसे संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। सोचिए क्या लिंक है। फर्स्ट के बाद सिलेबस में दूसरा टॉपिक है, तो भूगोल का सिलेबस यह कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करने के पहले आपको यह समझ होनी चाहिए कि भारत की प्राकृतिक विशेषताएं कैसी हैं, क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हमें स्पष्ट होगा
कि यहाँ पर वह कौन कौन से प्राकृतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताएं ही प्राकृतिक संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को, इसके भंडार को निर्धारित करेगा कि कौन से संसाधन कहाँ पर है और उनका यहाँ पर कितना भंडार है। आप सोचिए, जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसी प्राकृतिक वातावरण के घटकों का उपयोग करते हैं तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहली हमारी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता है रोटी। तो रोटी की व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं, फसलों को उपजाते हैं, अनाज फसलों को उपजाते हैं, फलों सब्जियों का उत्पादन करते हैं। यानी संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन की से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक दशाओं के साथ, ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक दशाओं के साथ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता कृषि के विकास की संभावनाओं को निर्धारित करेगा कि आखिरकार हम भारत में भूमि का उपयोग करके, भूमि संसाधन का उपयोग करके कितने प्रकार से कृषि कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह दो बातों को निर्धारित करता है, कृषि के प्रकार को और साथ में कृषि के विकास की संभावनाएं के साथ बाधाओं को। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है अगर आप ऐसा कहते हैं, और उसके बाद ये स्टेटमेंट यूज करते हैं कि यहाँ आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इस कथन की भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने के लिए आपको यह बताना होगा, यह तर्क देना होगा कि किस प्रकार से भारत की प्राकृतिक विशेषताएं कृषि के लिए अनुकूल है और वह कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जो कृषि के विकास की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। यानी हमारे यहाँ भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन किस प्रकार से कृषि के विकास की संभावनाओं को बढ़ाते हैं और किस प्रकार यहाँ की प्राकृतिक दशाएं और संसाधन कृषि के विकास में बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। यही यहाँ पर आपको देखना है। आप ध्यान दीजिए, संसाधन यानी भारत की भौतिक विशेषताओं के साथ संसाधनों को ध्यान में रखकर, संसाधनों की उपलब्धता यानी वितरण भंडार को ध्यान में रखकर जब हम कृषि के साथ, कृषि पर आधारित उद्योगों के साथ खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास करते हैं, तभी जाकर औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल दशाएं बनती हैं। तो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कृषि के विकास की संभावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कृषि के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन नहीं होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होगा। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा क्योंकि इससे कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास होगा। तो कहेंगे यही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि इसका दूसरा कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कि जब तक भूमि संसाधन का उपयोग करके फसलों को उपजाने वाले कृषक
अपने आवश्यकताओं के साथ बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसलों को नहीं उपजाएंगे। यानी मान लीजिए कि कृषक है, वो कह रहा है मैं उतना ही उपजाऊंगा जिससे उसका जीवन निर्वाहन हो सके, और वो अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर रहा है, तो जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न लोग होंगे उन लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो हर व्यक्ति क्या करेगा? अपने लिए भोजन की व्यवस्था में लगा रहेगा, तो उस क्षेत्र में कभी भी उद्योगों का विकास नहीं होगा। तो गैर कृषि कार्यों में संलग्न लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन निर्वाहन कृषि का व्यापारिक कृषि में परिवर्तित होना आवश्यक है। और जीवन निर्वाहन कृषि का व्यापारिक कृषि में परिवर्तन तभी संभव है जब कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो सोचिए कि संसाधनों की उपलब्धता, कृषि के विकास की संभावनाएं औद्योगिक विकास को निर्धारित करते हैं, और उद्योगों के विकास के लिए यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि जब तक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक उद्योगों में उपयोग होने वाले या उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों को उसके स्रोत से औद्योगिक केंद्र तक हम नहीं ला पाएंगे, और उद्योगों से जो उत्पादन होगा उसे हम बाजार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो परिवहन आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन के साधनों के विकास के बिना हम व्यापार नहीं कर सकते, और परिवहन के साधनों के साथ संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली को विकसित किए बिना भी हम व्यापार नहीं कर सकते। तो व्यापार के लिए हमें संसाधनों के प्रबंधन के साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे, और इसके लिए हमें आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ संचार प्रणाली को भी विकसित करना होगा। तभी जाकर व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, और जब व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तो समाज का विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास से ही सामाजिक विकास होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब तक किसी भी देश में रहने वाले लोग शिक्षित नहीं होंगे, नई तकनीकों के बारे में जानकारी उनको नहीं होगी, तब तक मानव संसाधन का प्रबंधन करना कठिन होगा। तो किसी भी देश के आर्थिक या औद्योगिक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जहां एक तरफ औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए, वहीं औद्योगिक विकास से अगर सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तो सामाजिक विकास से भी उद्योगों का विकास होगा। और मानव समुदाय कहाँ रहेगा? तो जहाँ मानव समुदाय रहता है तो कहेंगे या तो गाँव में या शहर में। इसके लिए आप कह सकते हैं जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो दिया हुआ है बस्ती भूगोल, लेकिन हम वहाँ पर लिखेंगे ऐसे अधिवास भूगोल। फर्स्ट पेपर देखेंगे तो जनसंख्या बस्ती भूगोल, अधिवास भूगोल। आप सोचिए, तो औद्योगिक विकास के कारण जब सामाजिक विकास होगा तो पहले शहरों का विकास होगा, लेकिन अगर शहरों के साथ गांवों का विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समाज में क्या हो जाएगी? विषमता बढ़ने लगेगी। और समाज में अगर विषमता बढ़ेगी तो ये कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें कहीं ना कहीं समाज में विषमता कम करने के लिए, क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बनाई जाती है। तो प्रादेशिक विकास की
प्रादेशिक विकास की आयोजना, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो क्या स्पष्ट हुआ? जब हम क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में सोचते हैं, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर अगर हम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करते हैं, तभी जो है क्षेत्रीय विषमता कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जब आप आर्थिक विशेषताओं का और समाज का अध्ययन करते हैं, तो एक तो क्षेत्र को ध्यान में रखना होता है और साथ में क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वहां की प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखना होता है। आप सोचिए, प्रादेशिक विकास और आयोजन, क्षेत्र को ध्यान में रखकर अगर कोई सरकार पॉलिसी बनाती है तो कहते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो हम इसके बाद क्या करते हैं कि राज्य की नीतियों की समीक्षा करते हैं कि कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है, अपने राज्य की सीमा के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के साथ, प्रशासनिक इकाइयों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है। तो किसी भी राज्य या देश के विकास की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है और सरकार का गठन समुदाय के द्वारा होता है। और अंततः राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के बाद अंततः क्या हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहता है, वह समकालीन मुद्दे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। वो मुद्दे कौन से हो सकते हैं? वो मुद्दे हो सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन, व्यापार, संचार से संबंधित, समाज से संबंधित। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, सिलेबस कैसे दिया? सिलेबस में दिया फर्स्ट टॉपिक, यह दिया हुआ है सेकेंड टॉपिक, थर्ड कृषि, फोर्थ उद्योग, फिफ्थ परिवहन, संचार, व्यापार, सिक्स्थ सांस्कृतिक विन्यास, सेवेंथ अधिवास भूगोल, एट्थ प्रादेशिक विकास की योजना, नाइन्थ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और 10th समकालीन मुद्दे। अब क्या यहां समझना है कि सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें 1 से लेकर 10 तक के जो टॉपिक दिए गए हैं उसका जो क्रम है, वह क्रम या सीक्वेंस अपने आप में यह स्पष्ट कर रहा है कि आप जब तक जो है इन सभी सेक्शन का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आपको किसी एक टॉपिक का एग्जाम नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपको भौतिक विन्यास का जाकर पेपर देना है, बल्कि आपको एग्जामिनेशन देते समय एक ही दिन फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम डे आपको वैकल्पिक विषय के प्रश्न को सॉल्व करते समय पहले फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके आंसर लिखने हैं, फिर सेकंड पेपर के आंसर लिखने हैं। तो यूपीएससी आपसे क्या कह रही है कि फर्स्ट पेपर की समझ बेहतर होगी तभी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट हाफ में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए, फर्स्ट हाफ में ही आपका प्रदर्शन अगर बेहतर नहीं होगा तो क्या सेकंड हाफ में आप जाकर सेकंड पेपर देने के लिए उत्सुक होंगे? आप चाहेंगे अब देना बेकार है क्योंकि फर्स्ट ही पेपर बेकार हो गया। इमेजिन कीजिए कि यूपीएससी क्या कह रही है कि आप वैकल्पिक विषय का पेपर देने के पहले आपको सामान्य अध्ययन के 4 पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके पहले निबंध के पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो कोई व्यक्ति निबंध का पेपर देता है, उसके बाद जीएस के 4 पेपर में के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और फिर वैकल्पिक विषय पे आता है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी आपसे क्या कह रही है? आपसे डिमांड कर रही है कि जैसे जैसे आप पेपर देते आ रहे हैं वैसे वैसे जो पहले से आपने पेपर अटेम्प्ट किया है
उन सब का आउटपुट, उन सब का लाभ तो यहाँ होना चाहिए। और चूंकि भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है, तो इससे भी तो उनको लाभ होना चाहिए। अब सोचिए इनको कैसे आप, इतनी बातों को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत का भौगोलिक अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले भारत की स्थलस्वरूपीय, जलवायवीय, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के जो प्राकृतिक घटक होते हैं और या किसी भी देश की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, वही वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपलब्धता को निर्धारित करती हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और वे उपलब्धता, भंडार, वहाँ कृषि के प्रकार के साथ साथ कृषि के विकास की संभावनाओं को भी निर्धारित करते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम भूमि संसाधन का उपयोग करके कृषि के कार्यों को करते हैं, फसलों का चयन करते हैं, तो सबसे पहले यह देखना होता है कि वहाँ की जलवायु दशा कैसी है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। यानी किसी भी क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, वो न केवल संसाधनों के भंडार और उसके वितरण को निर्धारित करते हैं, बल्कि प्राकृतिक विशेषताएं कृषि के प्रकार के साथ विकास की संभावनाओं को भी निर्धारित करते हैं। और संसाधन की उपलब्धता, कृषि के विकास की संभावनाएं उस देश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं। तो जहाँ जो वैसा देश या वैसा क्षेत्र जो संसाधन संपन्न होगा, जहाँ कृषि के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं अनुकूल होंगी, जहाँ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावनाएं होंगी, वहीं पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसानी से होगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। और जब तक हम संसाधनों का उपयोग करके कृषि और उद्योगों का विकास नहीं करेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास नहीं होगा तो गांव और शहर का विकास नहीं होगा। और इसके लिए ही किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी क्षेत्र की सरकार कह सकते हैं, विकास की योजनाओं को बनाती है। तो जब क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए हम आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाओं को बनाते हैं, और ऐसा करते समय यदि हम वहाँ की प्राकृतिक विशेषताओं को भी महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सतत विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सतत विकास के लिए सरकार केवल अपनी सीमा के अंदर रहकर ही व्यवस्था नहीं करती है, बल्कि अन्य देशों के साथ भी बेहतर संबंधों को बनाने का प्रयास करती है। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं समकालिक मुद्दों के रूप में देखे जाते हैं, जिससे तत्कालिक समाज या देश प्रभावित होता है। और ऐसे मुद्दे भौतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मुद्दा जो भौतिक प्राकृतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मुद्दा हो जाता है, वह उस देश के लिए एक पॉलिटिकल इश्यूज बन जाता है, राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। सोचिए, यह सिलेबस है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि मान लीजिए आप प्राकृतिक संसाधन को सेंटर में ला रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन को, तो प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करते समय हमें बाकी सभी को विश्लेषण का आधार बनाना होगा। अगर हम कृषि को ला रहे हैं तो कृषि को लाएंगे तो कृषि के प्रकार को कौन निर्धारित करेगा? तो वहाँ की भौतिक विशेषताएं, वहाँ के संसाधन, वहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाएं, वहाँ परिवहन के साधन कैसे उपलब्ध है, व्यापार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो इनमें से जिस भी टॉपिक को आप सेंटर में लाएंगे, उसका अध्ययन हमें बाकी अन्य टॉपिक के द्वारा करना होगा। और यही तरीका है इस टॉपिक को तैयार करने का, ये सिलेबस है। आप कहेंगे कि भाई ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सीधा टॉपिक पढ़ाऊँ, टॉपिक पढ़ाकर आपको क्वेश्चन आंसर लिखा दूँ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करके आपको ये बता दूँ देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है
कि जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखिएगा तो देखने के बाद आपको यही लगेगा कि हर बार किसी नए पैटर्न पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन इसी से आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है चेंज आपको नजर आएगा। तो इमेजिन कीजिए कि इसलिए एक बात स्पष्ट हो गया कि भारत के भूगोल को तैयार करते समय हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे अप्रोच को डेवलप करना होगा जिसमें हमें एक एक करके टॉपिक के लिंक को मानती हुई, यानी मान लीजिए किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो बाकी भी टॉपिक को ध्यान में रखना होगा। दूसरा, जब हम भौतिक विन्यास पढ़ रहे हैं तो भौतिक भूगोल रिवाइज करें। जब हम प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार तक के टॉपिक को पढ़ें, यहाँ तक के टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ तक के टॉपिक को पढ़ते समय पढ़ने के बाद इकोनॉमी तैयार करें, और इसके बाद इकोनॉमी तैयार करने में जब हम सांस्कृतिक विन्यास, अधिवास, भूगोल इनको पढ़ रहे हैं, इस सेक्शन को तो हम इतिहास, हिस्ट्री, इसके बाद जब इधर आ रहे हैं तो हिस्ट्री और भारतीय समाज को तैयार करें। जब हम प्रादेशिक विकास और आयोजन की बात कर रहे हैं तो इस समय जब आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की प्रोग्राम और पॉलिसीज जो है उनको कवर करें। और जब हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इस समय हम पॉलिटी और आईआर को ध्यान में रखें। और अंततः जब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये अंत में ये सारे टॉपिक को मिला दीजिएगा तो मुद्दे हो गए कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। तो इसे हम कहाँ से कवर करें? करंट से कवर करें। ये सिलेबस का पार्ट है। अब देखिए सिलेबस किस पार्ट में, इसको तैयार करने के लिए फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वैकल्पिक विषय को तैयारी करने पर पहले टॉपिक को तैयार करना है। पहले हमें टॉपिक को तैयार करना है और करने के पहले स्टेप में पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे तुरंत टॉपिक समझाया जाए और लिखा दिया जाए, और लिखी हुई बातें जो हैं उनको लिखाने के साथ ये विश्वास दिला दिया जाए कि यहीं से प्रश्न आएंगे, जिससे वो उसका दबाव तनाव कम हो सके। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको दबाव और तनाव लेना पड़ेगा, उससे ही लेंगे और उससे बाहर निकलना है। कब होगा? जब आप टॉपिक को समझेंगे। तब सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो जैसे जैसे टॉपिक समझ में आता जाएगा वैसे वैसे उस टॉपिक पर सिनॉप्सिस बनाते जाइएगा। सेकंड पेपर के लिए मस्ट है, सेकंड पेपर के लिए यह कार्य करना मस्ट है कि जो आपको समझ में आए, जैसे अभी आपको समझ में आया कि सिलेबस इस क्रम में है तो हमने सिनॉप्सिस बना दिया, देखिए ऐसे ऐसे दिया हुआ है, सिनॉप्सिस बनाइए। जो आपने समझा उसे समझने के साथ आप थॉट प्रोसेस को, सोचने की प्रक्रिया को विकसित कीजिए, उसी पर बार बार विचार कीजिए। तो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा? एक तो जो आपने सिनॉप्सिस बनाया उसके साथ एक दूसरा आने वाले टॉपिक से रिलेट करके आप देखेंगे। जैसे अभी अगर मान लीजिए आप भौतिक विन्यास पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी जो आप तैयार किए हैं उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस ही तो बेहतर होगा, सोचने का एक नया तरीका डेवलप होगा। और जो आप समझ जा रहे हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। यह कार्य करना आसान है, यह कार्य करना आप कह सकते हैं दिखने में आसान है, लेकिन करते समय बहुत धैर्य रखना होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं सीधा मॉक टेस्ट दे देना, सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या सीधा लोग चाहते हैं कि आंसर उत्तर लेखन अभ्यास करें, जबकि पहले भी हमने बताया इसके साथ साथ यह कार्य कर रहे हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि जो फर्स्ट पेपर आपने तैयार किया है उसके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को समझने, अभी आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए सेकंड पेपर को ऐसे तैयार करना है और फर्स्ट पेपर में पूछे गए प्रश्नों को समझने का कार्य कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के डिमांड को समझने का कोशिश कीजिए, और पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप अगर आपकी तैयारी है तो फर्स्ट पेपर में फिर लेखन अभ्यास कीजिए। किसको लेकर? जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मॉडल सिद्धांत एवं नियम, मानव भूगोल में संदर्भ, इन 5 सेक्शन को लेकर। जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल को भी अभी ओपन रखिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, और ये जब तक करते रहेंगे तब तक ये कवर होगा, और जब ये कवर हो जाएगा, सिलेबस तैयार होगा,
तब जाकर फिर इनको और इनको ध्यान में रखकर फिर उत्तर लेखन अभ्यास कीजिए। तब तक, जब तक आप ये कार्य करेंगे तब तक आप सोचिए, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को समझ गए, आपने अपना तैयार किया है, तो जब मैं क्वेश्चन पर आधारित डिस्कशन करूँगा, वो मैं सिलेबस को कवर कराने के बाद करूँगा, तो आप अपने नोट्स से मेरे डिस्कशन को मैच करेंगे कि क्या जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, वैसे पहले से अगर आप समझे रहेंगे तो आपके लिए चीज़ों को लिखना समझाना आसान हो जाएगा, यानी आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यह कार्य अभी आपको फर्स्ट पेपर में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कर सकते हैं, और यह कार्य आपको अभी सेकंड पेपर में फॉलो करना है। और सेकंड पेपर में फॉलो करते समय पहले भी हमने बताया है कि देखिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी का ये है, आपकी मर्जी है। ये 3 टॉपिक डिस्कशन किया गया, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल डिस्कशन किया गया। बेसिक लेवल पे हमने ये टॉपिक बताया था। मानव भूगोल के सिद्धांत में ये 2 टॉपिक डिस्कस किया गया। बुक की जगह यहाँ पर आप नोट्स पढ़िए, और यहाँ अब अगर आपका इन्वायरमेंट तैयार हो गया है तो टाइम टू टाइम आप डाउन टू अर्थ पढ़ सकते हैं। और जब तक मतलब यहाँ मैक्सिमम डाउन टू अर्थ पढ़िए, और यहाँ देखिए 9, 10th और 12th 3 क्लासेज के समकालीन भारत 1, समकालीन भारत 2, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, समकालीन विश्व राजनीति, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो ये जो दिया हुआ है, इनको कब तक पढ़िए, इसको पढ़ते चलिए मान कर कि आपका जीएस कवर हो रहा है, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, और यहाँ पर भारत का भूगोल जो क्लास में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। किताब की आवश्यकता आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेगा, और जब ये कवर हो जाएगा तो आपका पूरा फोकस इन्हीं पर रहेगा। डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, भूगोल और आप, इनके द्वारा आप केवल रिवीजन कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को तैयार कर रहे हैं। ये एकदम लास्ट, जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया, नोट्स आपका बन गया, ठीक है। ये फिर से मैं आपके सामने रख दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है कि उसको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से किस प्रकार वैकल्पिक विषय को तैयार करना चाहिए। जो मैंने समझाने का प्रयास किया था उसके पीछे मेरा अपना लॉजिक क्या था। अब देखिए, अब यहाँ से आएंगे कि आखिर ठीक है, भारत के भूगोल को तैयार करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले समझिए, जब कभी भी हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को पहचानना होता है। तत्व का मतलब है यहाँ पर या तो तत्व प्राकृतिक हो सकते हैं, प्राकृतिक तत्व यानी जिसकी रचना मानव के द्वारा नहीं हुई, या तत्व क्या हो सकते हैं, मानव से संबंधित हो सकते हैं, मानव से संबंधित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक तत्व की अगर हम बात करें तो कहेंगे पर्वत, पठार, मैदान प्राकृतिक तत्व है। अगर कहते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर घास के मैदान है, प्राकृतिक तत्व है। अगर कहते हैं यहाँ पर चट्टान है इस प्रकार का, यहाँ दूसरा है, तो प्राकृतिक तत्व। यहाँ झील है, यहाँ तालाब है, प्राकृतिक तत्व। यहाँ नदी बेसिन है, प्राकृतिक तत्व। तो मानव समुदाय के आने के पहले जो कुछ भी इस पृथ्वी पर नजर आ रहा है वो सभी नेचुरल एलिमेंट है, और इस प्राकृतिक तत्वों के बाद मानव ने ही इन्हीं प्राकृतिक तत्वों में संशोधन करके नई चीज़ों को बनाया, जिसे हम संसाधन का नाम दे देते हैं। तो पहले हमें एलिमेंट को पहचानना होता है कि वो प्राकृतिक है या मानव के द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है। यानी 2 तरह के कह सकते हैं, मानव से संबंधित या आर्टिफिशियल एलिमेंट, कृत्रिम तत्व। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सेकंड पेपर में मानचित्रों की सहायता से हमें पहले इन तत्वों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, इनके वितरण प्रतिरूप को समझना है। मान कर चलिए कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैप स्टडी करके पहले यह जानने का कोशिश करना है कि आखिरकार भारत की सीमा के अंदर या भारत की सीमा से संलग्न क्षेत्रों में कौन से लैंडफॉर्म है, स्थल स्वरूप में कहाँ पर कौन सा पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टी है। ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक तत्व हो गया, मानव के द्वारा निर्मित।
कहीं कहाँ पर कौन से फसल उपजाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाए गए हैं। तो ये क्या हो गया, मानव के द्वारा निर्मित हो गया। तो पहले हमें मैप की सहायता से ऐसे एलिमेंट को पहचानना है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। तो इसमें दो बातों को ध्यान में रखना है मैप स्टडी के द्वारा, कि क्या है और ये कहाँ पर है। तो हर तत्व की कुछ अपनी विशेषताएं होंगी, तो हमें उनकी विशेषताओं को देखते हुए उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेना है, रटना नहीं है। इस पर सिर्फ मैप की सहायता से, यानी इसके लिए आपके पास स्रोत क्या होना चाहिए, एटलस, आउटलाइन मैप्स और कॉपी का यूज करते हुए। तो एटलस आउटलाइन मैप्स में जो आप डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन को आप कितना समझ पा रहे हैं उसको लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। यानी यहाँ एक तरफ मैप की सहायता से क्या कहाँ पर विचार करना है, क्यों ऊपर नहीं, और साथ में कहीं ना कहीं मैप्स जो होंगे उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। ये तथ्य हो गया। अब किसी भी तथ्य की अगर हम बात करें, एलिमेंट, उसका संबंध, उसकी रचना किसी न किसी फोर्स के द्वारा होती है। क्योंकि जो ये बल होता है, फोर्स, वह फोर्स के कारण ही प्रोसेसेज होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। फोर्स नेचुरल फोर्स भी हो सकता है, जैसे भू आकृति विज्ञान का आपने अध्ययन किया तो वहां आपने देखा था कि अंतर्जात बल बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल फोर्स हो गए। जियोमॉर्फिक फोर्स की बात करें तो बहिर्जात बल में वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, एटमॉस्फेरिक फोर्स, इसके कारण जो सतह में परिवर्तन होते हैं वो प्रक्रियाएं होगी, नेचुरल प्रोसेस, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के कारण जो तत्व पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी रचना होती है, तो ये क्या हो गया, ये प्रभाव है, ये प्रभाव है, और यह क्या है, कारण। तो दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल होता है प्राकृतिक, नेचुरल फोर्स, फिजिकल फोर्स, और उस बल के कारण होने वाले प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा बल होता है मानव से संबंधित बल, कि मानव की अपनी सोच या समझ, उसकी अपनी आवश्यकताएं। अगर सोचिए, मानव यह नहीं चाहता कि उसे खाना पकाकर खाना है, मानव यह नहीं चाहता कि उसे अपने रहने के लिए घर बनाना है, तो शायद नई तकनीकों का विकास नहीं होता और आज भी वो प्रकृति में रहकर अपना जीवन निर्वाहन करता। तो जो मानव की अपनी सोच है, अपनी व्यवहार है, जिसको कहते हैं मानव की जो जीवन शैली है, उसको उस फोर्स को कहते हैं कल्चरल फोर्स, सोशल फोर्स, समाज का बल। और समाज के बल के कारण जो प्रोसेसेस होते हैं उसे कहते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन करते समय आपने नेचुरल फोर्स और नेचुरल प्रोसेस को समझ लिया है। अब इस भारत के भूगोल में आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप में मानचित्रों की सहायता से पहले तत्वों का डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है और उसके महत्व को, उसके विशेषताओं को समझना है कि हम क्या है वो। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं इस फोर्स और प्रोसेस पर विचार करना है, यानी भारत से संबंधित पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करना है। तो सेकंड पेपर को आप दो पार्ट में तैयार करेंगे। पहले मैप की सहायता से इंफॉर्मेशन को, यानी फैक्ट्स को अरेंज कर लेंगे, और इस कार्य को करते समय भी आपकी एक समझ विकसित होगी। और उसके बाद भारत में जो भी प्रोसेसेज हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है और उसका इन तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी प्राकृतिक या मानव से संबंधित विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करना है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में क्या आएगा कि आखिरकार हमारे सामने समस्या कौन सी है। क्योंकि जब तक हम समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान कैसे करेंगे, और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक किसी देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में, विकास में जो बाधाएं आती हैं उन्हीं को हम समस्या के रूप में देखते हैं। तो कंक्लूड कर सकते हैं
इस प्रकार से कि सेकंड पेपर, अगर जहाँ तक सेकंड पेपर का प्रश्न है तो इस सेकंड पेपर में पहले हमें क्या करना है, भारत का प्रादेशिक अध्ययन करना है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, भारत की पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार करना है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, विचार करते समय हमें यह देखना है कि पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे जो हैं, सोशल इश्यूज, ये तीनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना है कि भारत की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो यहाँ की आर्थिक विकास को, और जो आर्थिक समस्याएं हैं सामाजिक विकास को, या जो सामाजिक समस्याएं हैं इन दोनों को कैसे प्रभावित करता है, और इससे भारत के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे तभी हम इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत के सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का निर्धारण कर सकते हैं, योजनाओं का या नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। और इन्हीं योजनाओं और नीतियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं कार्यक्रम चला सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, किसी स्कीम को ला सकते हैं। तो ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका तरीका ये है, उसे भी समझ लीजिए कि एक तरफ अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए, भारत के इतिहास को ऐसे बांट सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के पहले का इतिहास, उसके बाद ब्रिटिश शासन काल का अंत अगर होता है तो इस ब्रिटिश शासन काल यानी औपनिवेशिक युग का इतिहास, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, उसके बाद 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्रता के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना तक का इतिहास, और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1992 तक का, और 1992 के बाद अब का इतिहास। ये टाइमलाइन में आप हिस्ट्री को रीडिंग मार सकते हैं एनसीईआरटी से, जब तक आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। भूगोल के किसी भी किताब का अध्ययन नहीं करना है, भूगोल के किसी भी किताब का अध्ययन नहीं करना है जब तक आप मानचित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मैप का। तो मानचित्रों का अध्ययन करते समय आपको अगर बुक रीडिंग करना है तो इसका कीजिए। उसके बाद देखिए, जब आप संसाधन पढ़ रहे हैं, जब आप कृषि तैयार कर रहे हैं, जब आप उद्योग के टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, जब आप परिवहन, संचार, व्यापार को तैयार कर रहे हैं, यानी आर्थिक भूगोल के टॉपिक को, तो उस समय अगर करना है तो इकोनॉमी पढ़िए। इतना ध्यान रखिए, मैंने हिंट दे दिया, अब ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर से लेकर जब तक आप मैप स्टडी कर रहे हैं तब तक मान लीजिए कि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यानी सामान्य अध्ययन की तैयारी करते समय आप पीटी को फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात, जब तक आप मैप स्टडी कर रहे हैं तब तक आप भारत को समझने का कोशिश कर रहे हैं। भारत के जो प्राकृतिक तत्व हैं
उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक अपनी बेसिक समझ बना रहे हैं। और जैसे वो समझ आपका वो तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद जब हम मुद्दों पर विचार करेंगे तो आप मान कर चलिए कि वहाँ से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे आप इकोनॉमी को इससे रिलेट कर पाइएगा, कहाँ पर साइंस को रिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले एटलस, आउटलाइन मैप्स की व्यवस्था कर लीजिएगा, उन दोनों को साथ लेकर बैठिएगा और साथ साथ में कार्य जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे करते चलिएगा। और इसके लिए निश्चिंत रहिए कि जब जिस सेक्शन को स्टार्ट करूँगा उस सेक्शन की जो अलग से डिमांड होगी उसे मैं वहीं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो 250 नंबर की तैयारी जो सेकंड पेपर का है वो तो है ही, लेकिन अगर ईमानदारी से आप इसको कवर करेंगे तो जीएस के सेक्शन फर्स्ट और थर्ड पेपर के बहुत सारे टॉपिक को तैयार करेंगे। निबंध की भी एक बेहतर तैयारी आपके लिए हो सकती है। तो ओवरऑल इस सेक्शन का बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो जो मैं कराऊंगा वो तो मेरी भूमिका होगी, वो मेरा दायित्व है, लेकिन जो आपको मैं करने के लिए कहूँगा जो ज्योग्राफी के सिलेबस से बाहर होगा वो अगर आप साथ साथ कीजिएगा तो ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में ही नहीं बेहतर नंबर आएंगे, जीएस और निबंध के लेवल पर भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट होती चलेंगी। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।